दोस्तों, तो हम लोग भूगोल का PYQ कर रहे हैं अभी PYQ। और इस PYQ में जो सबसे पहला प्रश्न हम लोगों ने लिया है वो यह है कि भारतीय कृषि में 1991 के बाद समृद्धि एवं उत्पादकता की प्रवृत्तियां दिखाना है। पहले भाग में ये। और बिहार में दूसरा इस प्रश्न का भाग है कि बिहार में कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के व्यवहारिक उपाय बताने हैं। तो इसका जो पहला भाग है इस प्रश्न का, उसमें हम लोग देखते हैं कि 1991 में भारत ने आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई। ठीक है, आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई। तो इससे क्या हुआ, जब आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई गई तो कृषि क्षेत्र को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रभावित किया। इससे पहले की अवधि में कृषि विकास मुख्यतः हरित क्रांति जो कि 1960 के दशक द्वारा संचालित था, जबकि 1991 के बाद व्यापार उदारीकरण, डीरेगुलेशन और विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता ने कृषि को नए अवसर एवं नई चुनौतियां दी। दोनों बातें थी, नए अवसर भी प्रदान किए और नई चुनौतियां भी इसने प्रदान किया। तो याद रखेंगे 1991 आपको पता होगा कि LPG जो है वह अस्तित्व में आया था। तो उसके बाद से कृषि में क्या प्रभाव पड़ा, वह प्रश्न एक्चुअली यही है। ठीक है, तो ये है कि जब 1991 के बाद जब उदारीकरण, डीरेगुलेशन और विश्व व्यापार संगठन के सदस्यता ने कृषि को जब ये आई तो नए अवसर भी प्रदान किए और नई चुनौतियां भी उसने प्रदान की। अब हम लोग देख लेते हैं कि कृषि समृद्धि की, जो कृषि समृद्ध हो रही थी, इसकी प्रवृत्तियां किस प्रकार की थी ये 1991 के बाद। तो इसमें सबसे पहला है कि कुल कृषि उत्पादन एवं वृद्धि दर देखें तो पहला है कि विकास दर में उतार चढ़ाव। 1991-92 से 2006-07 के दौरान कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई। फसल उप क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर 2.93% से घटकर 1.57% रह गई। पशुपालन क्षेत्र का दर 4.21% से 3.40% और मत्स्य पालन की दर 7.48% से 3.25% तक गिरी। दूसरा है कि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। ये हम लोग बात कर रहे हैं कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि दर में। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई 1990-91 से 2014-15 के बीच खाद्यान्न उत्पादन में औसतन 2.62 मिलियन टन प्रति वर्ष की वृद्धि हुई है। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन 1990-91 में 176.4 मिलियन टन था, वो बढ़ करके अभी 2022-23 की बात करें तो 330 मिलियन टन हो गया। और इसी में देखें कि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का घटता योगदान, तो 1982-83 में कृषि का GDP में योगदान जो था वो 36.4% था, जो 2011-12 में घटकर 14.1 रह गया। यह दर्शाता है कि कृषि की विकास दर औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्रों की तुलना में कम रही है। तो ये है। अब कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि दर के अलावा देखें, ये प्रवृत्ति की बात हम लोग कर रहे हैं, तो दूसरा है कि फसल विशिष्ट वृद्धि प्रवृत्तियाँ, जैसे कि चावल में औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.5% रही, उत्पादन में स्थिर वृद्धि लेकिन उपज में ठहराव। गेहूं में देखें तो औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.7% रही, मुख्यतः क्षेत्र विस्तार के कारण लाभ मिला। दाल की बात करें तो औसत वार्षिक वृद्धि दर मात्र 0.5% थी, जिससे क्या हुआ कि देश को दालों के आयात पर निर्भरता बढ़ी। तिलहन औसतन वार्षिक वृद्धि दर 2.9%, तिलहन मिशन जैसे कार्यक्रमों से इससे लाभ हुआ। गन्ना की बात कर ले तो औसतन देखें तो वार्षिक वृद्धि दर 3.1%। यह ऐसा इसलिए हुआ कि क्षेत्र विस्तार प्रमुख कारक इसके थे। तो दो प्रवृत्ति हम लोगों ने देखी, फसल एक तो कुल कृषि उत्पादन एवं वृद्धि दर देखा, फिर दूसरा है फसल विशिष्ट कृषि वृद्धि प्रवृत्तियों को देखा। अब देख लेते हैं कि कृषि विविधीकरण की प्रवृत्ति 1991 के बाद। तो फसल पैटर्न में वृद्धि, इसमें पहला है 1950-51 में खाद्य फसलों का हिस्सा 76.7% था, जो 2001 में घटकर 65.83% रह गया। इसी अवधि में गैर खाद्य फसलों
जैसे कि फल, सब्जियां, बागवानी, तिलहन का हिस्सा बढ़कर 34.17% हो गया। पशुपालन और मत्स्य पालन में तेज वृद्धि हुई। ये उप क्षेत्र ग्रामीण आय में 20 से 28% योगदान देने लगे। दूध उत्पादन में विश्व में भारत जो है अग्रणी देश बना। इसके बाद पीली क्रांति, तिलहन में और श्वेत क्रांति दूध में विविधीकरण जब हुआ तो इसके सफल उदाहरण हम लोगों को ये देखने को मिले। इसके बाद देखिए प्रवृत्ति में वार्षिक उत्पादन में अस्थिरता। पिछले दशक 2010 से 11 से देखें 2015-16 में कृषि विकास दर में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। 2010-11 में 8.6% वृद्धि 8.6% की वृद्धि दिखाई गई उत्पादन में। फिर 14 से 15 में -0.2% ऋणात्मक दिखाई गई और 15-16 में 0.8% वृद्धि दिखाई गई। तो यह अस्थिरता देखें तो मानसून पर निर्भरता, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और बाजार अनिश्चितताओं को दर्शाती है। तो हमने ये देखा कि कृषि समृद्धि की प्रवृत्तियाँ। अब उत्पादकता की प्रवृत्तियों को देखें 1991 के बाद कि किस प्रकार से परिवर्तन हुआ। तो इसमें है कि उपज में परिवर्तन, क्षेत्र विस्तार से उपज वृद्धि की ओर बदलाव हुआ। 1991 के बाद उत्पादकता में वृद्धि का स्रोत क्षेत्र विस्तार के बजाय उपज वृद्धि बन गया। ठीक है, तो क्षेत्र तो नहीं बढ़े लेकिन उपज बढ़ी। उदाहरणार्थ देखें तो चावल में उत्पादन वृद्धि 62.5% प्रभाव से आया। गेहूं में देखें 34.46% ये वृद्धि हुई। तो ये है। इसके अलावा देखिए प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता में कमी आई। 1991 से 2000 में प्रतिदिन 475.5 ग्राम से घटकर 2001 से 5 में देखें तो 446.6 ग्राम रह गई, जो जनसंख्या वृद्धि के सापेक्ष उत्पादकता वृद्धि की अपर्याप्तता को दर्शाता है। तो ये है उत्पादकता की प्रवृत्तियों में। दूसरा है उत्पादकता वृद्धि के प्रमुख कारक। तो इसमें सिंचाई विस्तार, शुद्ध सिंचित क्षेत्र 1950 से 51 से 2001 के बीच 163% भरा और सिंचाई तीव्रता 138% तक पहुंची। उर्वरक खपत में वृद्धि हुई। 1950 से 51 में 70,000 टन से बढ़कर 2001 में 16.7 मिलियन टन हो गई। प्रति हेक्टेयर खपत 0.5 kg से बढ़कर 102.1 kg हुई। फिर उसके बाद देखें तो उच्च उपज वाली किस्मों का विस्तार इसमें मिला। तो इसके अंतर्गत क्षेत्र में 12.6 गुना वृद्धि हुई। गेहूं उत्पादन 4.84 गुना और चावल उत्पादन 1.78 गुना बढ़ा। तो ये था उत्पादकता में जो प्रवृत्तियों को देख रहे हैं हम लोग। तीसरा हम लोग देख रहे हैं कि उत्पादकता वृद्धि में चुनौतियाँ। तो चुनौतियाँ क्या थी? तो इसमें है निवेश में कमी। 1991 के बाद सार्वजनिक कृषि निवेश और सब्सिडी में कटौती से उत्पादकता वृद्धि दर प्रभावित हुई। दूसरा कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ा। अनिश्चित मानसून, सूखा एवं बाढ़ की बारंबारता में वृद्धि हुई। फिर देखिए तो छोटे एवं सीमांत किसानों की समस्या। 86% किसान के पास 2 हेक्टेयर से कम जोत है, जो प्रौद्योगिकी अपनाने एवं अर्थव्यवस्था के पैमाने में बाधक है। इसके अलावा देखें उत्पादक वृद्धि दर में मंदी। हरित क्रांति के बाद के दशकों में जो उच्च उत्पादकता वृद्धि दर थी वह 1991 के बाद कम हुई। तो ये सभी हमने देखा। अब है कि 1991 के बाद प्रमुख नीतिगत परिवर्तन एवं प्रभाव देखें तो क्या क्या आया। तो व्यापार उदारीकरण आया, कृषि निर्यात को प्रोत्साहन दिया गया, लेकिन आयात के खिलाफ किसान आंदोलन हुए। दूसरा है कि WTO समझौता, कृषि सब्सिडी पर प्रतिबंध की चर्चा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बहस, नई कृषि नीति 2000, 4% वार्षिक कृषि विकास दर का लक्ष्य रखा गया जो प्राप्त नहीं हो सका। फिर इसके बाद देखें तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में शुरू, राज्यों को कृषि योजना बनाने में लचीलापन आया इससे। अब हम लोग देख लेते हैं इस प्रश्न का दूसरा भाग कि बिहार में कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के व्यवहारिक उपाय। तो बिहार की कृषि में देखें वर्तमान चुनौतियाँ। यहाँ छोटी जोत है, 90
97% किसान छोटे और सीमांत हैं, 2 हेक्टेयर से कम जोत है इनके पास। दूसरा कि एकालगी खेती, 85% कृषि क्षेत्र जो है चावल गेहूं पर निर्भर है केवल। तीसरा देखें सिंचाई सुविधाओं की कमी, नहर सिंचाई केवल 30% क्षेत्रों में, बाकी वर्षा आधारित है। जलवायु जोखिम है, उत्तरी बिहार में बाढ़ और दक्षिणी बिहार में सूखा की स्थिति रहती है। इसके अलावा देखें तो बुनियादी ढांचों की कमी, भंडारण, प्रसंस्करण, ठंडी आपूर्ति श्रृंखला का अभाव, ये सभी। फिर कम उत्पादकता, चावल एवं गेहूं की उपज राष्ट्रीय औसत से 20 से 30% कम है। तो ये सभी बिहार में कृषि की चुनौतियां हैं, वर्तमान चुनौतियां। अब अगर हम देखें तो व्यवहारिक उपायों का विस्तृत कार्य योजना हमने लिखा है, तो इसमें किया क्या जा सकता है। पहला तो फसल विविधीकरण एवं उत्पादकता वृद्धि। देखिए जो चुनौतियां हैं उसी को बस दूर करना है। तो फसल विविधीकरण एवं उत्पादकता वृद्धि, इसमें उच्च मूल्य वाली फसलों को प्रोत्साहन दिया जाना, फसल चक्र एवं संरक्षण कृषि और जलवायु अनुकूल कृषि। उच्च मूल्य वाली फसलों को प्रोत्साहन में देखें तो मखाना, लीची, केला, आम, सब्जियों, औषधि पौधों की खेती पर जोर दिया जाना, एक जिला एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मॉडल को मजबूती देना। फसल चक्र एवं संरक्षण कृषि में देखें तो धान गेहूं के स्थान पर धान सरसों, धान दलहन चक्र जो है वो करने की आवश्यकता है। जीरो टीलेज, बेड प्लांटिंग जैसी टेक्निक को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जलवायु अनुकूल कृषि होनी चाहिए। तो इसमें है कि सूखा सहनशील बीज जैसे कि स्वर्णा सब 1 चावल, फ्लैश फ्लड सहनशील किस्में, हाँ, समय पर रोपाई, समेकित कीट प्रबंधन, तो ये सभी जलवायु अनुकूल कृषि होनी चाहिए। दूसरा देखें तकनीकी हस्तक्षेप एवं बुनियादी ढांचा, तो इसमें सिंचाई एवं जल प्रबंधन, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पर 90% सब्सिडी दी जानी चाहिए। इसके बाद है कि फॉर्म पॉन्ड, रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना का निर्माण होना चाहिए। सौर ऊर्जा से चलने वाली पंपों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मशीनीकरण में देखें तो कस्टम हायरिंग सेंटर, ठीक है, के माध्यम से लेजर लेवलर, हैप्पी सीडर, कंबाइन हार्वेस्टर की सुलभता होनी चाहिए। महिला सुलभ छोटे कृषि यंत्र होने चाहिए, तो मशीनीकरण को भी बढ़ावा मिले। फिर उसके बाद है तकनीकी हस्तक्षेप और बुनियादी ढांचों में देखें तो प्रौद्योगिकी एकीकरण, डिजिटल एग्री एडवाइजरी जैसे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मौसम पूर्वानुमान ऐप, उसके बाद ड्रोन तकनीक से कीटनाशक छिड़काव एवं निगरानी, तो ये प्रौद्योगिकी एकीकरण होनी चाहिए। अब तीसरा देखिए मृदा एवं पोषक प्रबंधन, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड का प्रभावी क्रियान्वयन, इसमें प्रत्येक 3 वर्ष में मृदा परीक्षण अनिवार्य होना चाहिए। संतुलित उर्वरक उपयोग को प्रोत्साहन मिले। फिर है कि जैविक एवं प्राकृतिक खेती, गौ आधारित प्राकृतिक खेती जैसे गौमूत्र, जीवामृत, ये सभी। वर्मी कंपोस्ट इकाइयों की स्थापना होनी चाहिए। चौथा में देखें तो पशुपालन एवं मत्स्य पालन को समेकित करना, डेयरी विकास, स्थानीय नस्ल सुधार, संकर नस्लें, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र, चारा विकास, हाइड्रोपोनिक और फॉडर, ये सभी डेयरी विकास में ये कदम उठाए जा सकते हैं। मत्स्य पालन में तो तालाबों का पट्टा सरलीकरण, नर्सरी विकास, प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करना। अब देखिए कि पशुपालन और मत्स्य पालन का समेकित करने के बाद बाजार संपर्क एवं मूल्य श्रृंखला विकास, बाजार सुधार हो, इसके लिए कृषि उत्पाद बाजार समिति APMC का मॉडल संशोधन होना चाहिए। ई नाम को सभी मंडियों से जोड़ना चाहिए। किसान उत्पादक संगठन FPO, प्रत्येक ब्लॉक में 5 से 10 FPO गठित करना जिसे तकनीकी एवं वित्तीय सहायता मिले। FPO द्वारा सामूहिक खरीद, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग एवं विपणन होना चाहिए। इसके अलावा देखें तो प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन, मखाना, लीची, श्रीखंड, फल पल्प जैसे उत्पादों की प्रसंस्करण इकाइयाँ होनी चाहिए। कोल्ड स्टोरेज क्षमता में वृद्धि हो। छठा देखें तो वित्तीय समावेशन एवं जोखिम प्रबंधन, साख सुविधा मिले। किसान क्रेडिट कार्ड का सार्वभौमिकरण, FPO के माध्यम से समूह ऋण, फसल बीमा हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का व्यापक प्रचार होना चाहिए। लोकलाइज्ड वेदर स्टेशनों के आंकड़ों पर आधारित बीमा हो। फिर संस्थागत सशक्तिकरण में देखें तो कृषि विस्तार सेवाएं मिलनी चाहिए।
इसमें आप कृषि विज्ञान केंद्र को मजबूती मिले, प्रत्येक पंचायत में किसान मित्र हो, सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल से विस्तार सेवाएं मिलनी चाहिए, महिला किसानों को विशेष सहायता, महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि से जोड़ना, महिलाओं के नाम से जूथ पंजीकरण को प्रोत्साहन दिया जाना। इसके अलावा 8वां देखें तो अनुकूल रणनीति, जलवायु अनुकूल रणनीति अपनानी चाहिए, जलवायु स्मार्ट गांव, बाढ़ एवं सूखा सहनशील फसल प्रणालियाँ, फसल बीमा के साथ मौसम आधारित कृषि सलाह। इसके अलावा कृषि वानिकी, फसलों के साथ पॉपुलर बांस, फलदार वृक्ष लगाना। तो ये सभी उपाय हैं जो यहाँ बिहार में जो कृषि है इसकी उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। तो ये व्यवहारिक उपाय हैं। अब हम लोग इसके लिए सुझाव, कार्यान्वयन हेतु सुझाव भी यहाँ पर हमने लिखा है। तो राज्य कृषि मिशन गठित करके सभी विभागों का समन्वय। दूसरा है डेटा संचालित निगरानी, जीआईएस मैपिंग, रियल टाइम उत्पादन डेटा, प्रदर्शन आधारित वित्त पोषण, बेहतर प्रदर्शन वाले जिलों को अधिक अनुदान देना, युवा किसानों को आकर्षित करना, कृषि स्टार्टअप, एग्रीप्रेन्योरशिप प्रशिक्षण। ये तो बिहार की कृषि में अपार संभावनाएं हैं, किंतु सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, फसल विविधीकरण, बाजार संपर्क एवं संस्थागत सशक्तिकरण पर एकीकृत रणनीति से ही उत्पादन एवं उत्पादकता में वांछित वृद्धि संभव है। इसके लिए केंद्र, राज्य, निजी क्षेत्र एवं किसान संगठनों के बीच एक सहयोग आवश्यक है।